गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज की हमारी इस हिस्ट्री के जो सेशन है इस क्लास में हम लोग देखेंगे अहमदाबाद मिल आंदोलन एवं खेड़ा आंदोलन, जो कि आपके 1918 ईस्वी में किया गया है। यह आंदोलन कब किया गया है? 1918 ईस्वी में किया गया था। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने गांधी जी से रिलेवेंट कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह हम लोगों ने स्टार्ट किया था, और आज के क्लास में उन्हीं से रिलेवेंट क्या है? यह अहमदाबाद मिल आंदोलन एवं खेड़ा सत्याग्रह। ये दोनों ही 1918 ईस्वी में हुए हैं। यहाँ पर मैंने पहले अहमदाबाद लिखा है, फिर खेड़ा। आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा है जो प्रथम हुआ था, यानी अहमदाबाद पहले हुआ था या खेड़ा प्रथम पहले हुआ था। तो ध्यान रखिएगा कि अहमदाबाद जो आंदोलन है यह पहले हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पर इसे पहले लिखा भी है। दूसरा ट्रिक बता देती हूँ कि अगर आप देखेंगे अल्फाबेट के हिसाब से तो ए जो है वो पहले आता है और के बाद में आता है या ख बाद में आता है, औ के बाद ही ख आता है। तो इस हिसाब से भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा कि अहमदाबाद मिल आंदोलन पहले हुआ है और उसके एक सप्ताह के बाद ही आपका खेड़ा आंदोलन भी प्रारंभ हो गया था। लेकिन एग्जाम में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एक बार, हो सकता है कि अगली बार आ जाए, क्योंकि क्वेश्चंस क्या होते हैं, रिपीटिशन भी तो होते हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने भी यहाँ पर इस तरीके से ही मेंशन किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अहमदाबाद मिल आंदोलन से। पहले स्टोरी हम लोग देखते हैं अहमदाबाद की कि क्या स्टोरी रही है। ओके, इसकी स्टोरी देखते हैं। अहमदाबाद मिल आंदोलन को बोला जाता है कि प्रथम भूख हड़ताल आंदोलन भी। इसे क्या बोला जाता है? अहमदाबाद को। पहले हम लोग इसे देख लेते हैं। ओके, इसे प्रथम भूख प्रथम भूख हड़ताल, ये भी ध्यान रखिएगा, प्रथम भूख हड़ताल भी इसे कहा गया है। क्यों? क्योंकि गांधी इसमें प्रथम बार जो अनशन आरंभ किए थे, पहला अनशन उनका यहीं पर था। तो अब हम लोग पूरी स्टोरी को देख लेते हैं। एक्चुअली यह जो अहमदाबाद मिल आंदोलन है, मिल का मतलब क्या होता है? कारखाना, फैक्ट्री। तो यह आंदोलन जो आपके फैक्ट्री से संबंधित है, कारखाना से संबंधित है, और आप लोग एक लोकल टर्म में भी मिल यूज किया जाता है। अभी भी देखेंगे कि जो क्षेत्रीय लैंग्वेज में कारखाना को मिल भी बोला जाता है ना। तो इस वहां से यह आंदोलन आरंभ हुआ था। और यह आंदोलन किसके किसके बीच में था? चूंकि मिल की बात है, मिल से रिलेटेड है, तो किसके बीच में हो सकता है? जो कारखाना के मालिक होते हैं, फैक्ट्री के ऑनर होते हैं, उनके बीच, और मजदूर होंगे। एक आंदोलन किनके बीच होगा? एक कॉमन सी चीज है, थोड़ा सा अपनी समझ को विकसित करने की कोशिश कीजिएगा, है ना। तो यह आंदोलन किनके बीच में था? यह आंदोलन जो था यह था मिल मालिकों और मजदूरों के बीच में, यानी वर्सेस मजदूर कर सकते हैं। शॉर्ट बस समझना है हम लोगों को। ओके, ये बुक्स, सभी बुक्स में आपको नोट्स मिल जाएंगे, केवल समझना है मजदूरों के बीच में। ओके, वर्सेस मजदूरों के बीच में यह आंदोलन था। कुछ कुछ की पॉइंट्स जो है बस हम लोग को लिखना है। और ये आंदोलन की पूरी स्टोरी सुन ले पहले कि यह आंदोलन जो है किसके आरंभ हुआ था। एक्चुअली जब चंपारण सत्याग्रह जब समाप्त हो गया तो गांधी जी का तो सक्सेस रहा चंपारण सत्याग्रह। तो उसके बाद, उसी आंदोलन के बाद गांधी जी क्या किए थे? फिर अपनी भूमिका किसमें दिए? तो यह आपके अहमदाबाद मिल आंदोलन में दिया। यानी यहाँ इस मुद्दे पर, यहाँ जो मुद्दा चल रहा था, इस मुद्दे पर उन्होंने हस्तक्षेप किया। मुद्दा था मिल मालिक और मजदूर। 1917 ईस्वी में अहमदाबाद में प्लेग जो बीमारी चली थी, एक काफ़ी बोल सकते हैं कि बहुत ही भयावह रूप में चली थी। जिस तरह से कोरोना की बीमारी चली थी, है ना, कोरोना चला था जिस प्रकार से, तो कोरोना क्या किया? पूरे भारत को प्रभावित किया। भारत तो बोलना ही गलत हो जाएगा, पूरे विश्व को प्रभावित किया। उसी प्रकार से प्लेग एक महामारी चली थी जिसने कि अहमदाबाद को प्रभावित किया था। ओके, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ प्लेग बोनस। मुद्दा था प्लेग बोनस, या फिर चलिए यहाँ लिख देती हूँ मुद्दा क्या था? मुद्दा था प्लेग बोनस। ओके, इसे लेकर के चला था, ये मुद्दा था, ये इसकी स्टोरी थी। तो ये महामारी कब चली? 1917 ईस्वी में अहमदाबाद में चली। अब आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो प्रथम विश्व युद्ध की घटना थी वो कब से कब तक हुई है? 1914 से लेकर 1918 तक हुई है, 1914 से लेकर के 1918 ईस्वी तक। अब
जब ये प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ तो आप जब भी देखते हैं कि किसी प्रकार की कोई भी वार हो तो उसकी जो रिजल्ट आता है वो कभी अच्छा नहीं आता है। रिजल्ट हमेशा क्या होता है, आप देखेंगे महंगाई बढ़ी हुई रहेगी, लोग उससे काफी त्रस्त रहते हैं, मतलब ये, और खास करके जो मध्यम वर्ग है या फिर जो निचले तबके के वर्ग के लोग हैं वो सबसे ज्यादा जो है हानि क्या होता उन्हें ही पहुंचता है। तो ये प्रथम विश्व युद्ध आई हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ था, महंगाई काफी बढ़ गई थी। एक तरफ मतलब आप देख रहे हैं कि महंगाई बढ़ी हुई है, दूसरी तरफ ये प्लेग जब 1917 में अहमदाबाद को प्रभावित किया हुआ था तो वहां पर उस समय में सरकार के द्वारा क्या किया गया था कि बोनस दी गई थी, प्लेग बोनस दी गई थी मजदूरों को। किस में दिया गया, तो ये इस मिल में दिया गया था, कारखाना में दिया गया, जो मजदूर थे उनको बोनस दिया गया था। अब चूंकि जब वह प्लेग समाप्त हो गया तो मिल मालिक ने ये उनका ये था सोच कि चलो अब ये तो समाप्त हो चुका है प्लेग, तो हमें क्या करना है, इस बोनस को भी हटा देना है। ये किसका थे, ये सोच थी मिल मालिकों की। लेकिन जो मजदूर थे उनका ये था कि महंगाई तो इतनी बढ़ी हुई है, आखिर आप बोनस क्यों हटाओगे, महंगाई तो काफी एक मास लेवल पे बढ़ी हुई है, तो आप महंगाई हटाने से क्या, स्थिति तो वही बनी हुई है। बोनस देने का मतलब क्या होता है कि जो स्थिति इतनी भयावह है, महंगाई है, थोड़ा सा एक मजदूर को भी क्या होगा, एक वित्तीय सहायता मिल जाना। तो इनको लगा कि महंगाई तो ऑलरेडी इतनी बढ़ी हुई है, आप बोनस क्यों हटाओगे। तो इन्होंने डिमांड किया, जो मजदूर थे, कि हमें 35% बोनस चाहिए, इनकी डिमांड थी ये। क्योंकि इन्होंने क्या कहा, मुद्दा क्या रहा, प्लेग बोनस के बाद ये नहीं कि प्लेग खत्म हो गया तो आप ये बोनस हटा दो, मुद्दा था कि इसके बाद भी हमें कितने परसेंट चाहिए प्लेग बोनस के बाद भी, ये ध्यान रखिएगा मुद्दा। ओके, कितने परसेंट की इनको मांग थी, इन लोगों की 35%। इन लोगों ने कहा कि हमें 35% क्या चाहिए, ये बोनस चाहिए, 35% का बोनस हमें चाहिए। अब आप जानते हैं कि जो मिल मालिक हैं वो तो भाई अमीर हैं, पैसे वाले हैं, उनको लगा कि नहीं, हम इनकी मजदूर है, गरीब लोग हैं, इनकी बातें हम क्यों सुने। लेकिन जहाँ गांधी जी हस्तक्षेप कर ले वहां तो ये बड़े बड़ों को इनकी बात सुननी ही है ना। तो गांधी जी ने मजदूरों को कहा कि सुनो, तुम लोग क्या करो, चुपचाप जाकर के शांतिपूर्वक हड़ताल करो। क्योंकि गांधी जी की रणनीति में सबसे पहले 2 पॉइंट को हमेशा ध्यान रखिएगा, शांति और अहिंसा, इनकी रणनीति थी। तो गांधी जी ने मजदूरों को सजेस्ट किया कि तुम लोग शांतिपूर्वक और अहिंसात्मक, ये 2 प्रकार से, ये 2 इसको ध्यान में रखते हुए तुम लोग चुपचाप क्या करो, हड़ताल को आरंभ कर दो। गांधी जी का सजेशन रहा मजदूरों को, क्योंकि सरकार और कैसे बात मानेगी, यही एक तरीका है बात मानने का, चुपचाप जाकर के धरने पे बैठ जाओ शांतिपूर्वक, लेकिन वहां पे कोई किसी भी प्रकार की कोई अशांति नहीं होनी चाहिए, कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। मजदूर गांधी जी की बात मान लेते हैं और वो हड़ताल प्रारंभ कर देते हैं। तो जो मिल मालिक होते हैं वो सोचते हैं कि चलो जब हड़ताल आरंभ हो गया है तो ऐसा करते हैं कि इनको 20% बोनस दे करके मजदूरों को साइड करो। तो ये मिल मालिक की, ये लोग क्या करते हैं, ये जो मिल मालिक हैं जब देखते हैं कि हड़ताल आरंभ हो जाता है, ओके, हड़ताल आरंभ हो गया तो फाइनली मिल मालिक बोलते हैं कि चलो 20% इनको दे दिया जाए। कितना परसेंट, 20% इनको बोनस दे दिया जाए और बात को अब रफा दफा करो। और इसके साथ ये तो करते हैं, 20% तो देते ही हैं कि 20% तुमको देना है। इसके अलावा एक उनको थोड़ा होता है ना कि लेना है तो लो, नहीं तो फिर नौकरी छोड़ करके जाओ। कुछ ऐसा भी मिल मालिक बोल देते हैं कि 20% अगर किसी को बोनस चाहिए, अगर 20% बोनस के साथ वो काम कर सकता है तो हमारे वो मिल में काम करे, अदरवाइज वो काम को छोड़ के जा सकता है। भाई मजदूर तो, एक मजदूर तो थे ही नहीं, उनकी पूरी यूनिटी थी। वो लोग गुस्सा हो गए कि ये क्या बात हो रही है कि हम या तो काम करें या तो काम छोड़ के चले जाएं। तो इस बात से गांधी जी को भी लगा कि नहीं, ये तो इनके साथ गलत हो रहा है। तो गांधी जी ने कहा कि 20% के लिए तो पहली बात तुम एग्री मत होना, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, तुम जा करके हड़ताल जो अपना तुम बनाए हुए हो उस हड़ताल को निरंतरता, मतलब उसमें ये नहीं कि ब्रेक होना है, वो हड़ताल बनी रहनी चाहिए तब तक जब तक ये मिल मालिक नहीं मानते हैं। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट नाम ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नाम है अंबालाल साराभाई, या मैं नेक्स्ट पेज में कर देती हूँ। ओके, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नाम है अंबालाल। ये गांधी जी के दोस्त थे। कुछ नाम को ना ध्यान रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट वर्ड है जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं उसको लिख दे रही हूँ। गांधी जी के दोस्त, और इन्होंने जो आपका सदाकत आश्रम रहा है, सदाकत आश्रम,
वहाँ पर इनका एक इन्होंने काफ़ी मतलब मदद किया था गांधी जी को। उस समय में बहुत अधिक मात्रा में इन्होंने वित्तीय सहायता पहुंचाई थी गांधी जी को। इस आश्रम के लिए बहुत ज़्यादा इन्होंने डोनेट भी किया था। तो अम्बालाल साराभाई गांधी जी के दोस्त थे और इन्हीं की बहन थी अनुसुईया बहन। इनकी बहन कौन थी? अनुसुईया। ओके, अनुसुईया अनुसुईया बेन। ओके, ये इनकी बहन थी। अब ये जो अम्बालाल साराभाई हैं, ये भी इनका भी जो बोला जाए गांधी जी के दोस्त थे, सही बात है, लेकिन इनका भी झुकाव क्या था? मिल मालिकों की तरफ ही था। तो खैर उस पर हमें नहीं जाना है, हमें जाना है इनकी बहन पर। इनका कोई बहुत ज़्यादा खास योगदान नहीं, बस इन्हें नाम ध्यान रखिएगा। और इनकी बहन थी अनुसुईया बेन। तो ये क्या कि गांधी जी के सहयोग में थी, मतलब भाई सहयोग में नहीं है यहाँ पर। भाई ने सच है कि सदाकत आश्रम के लिए उन्होंने डोनेट किया था, लेकिन ये यहाँ पर सपोर्ट में नहीं थे। बट इनकी जो बहन थी अनुसुईया बेन, ये किस में थी? ये गांधी जी के साथ थी। ठीक है, इस संघर्ष में क्या की थी? गांधी जी के मतलब बोल सकते हैं कि संघर्ष में सक्रिय भूमिका रही। ओके, बस इतना ध्यान रखें कि ये नाम, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, अनुसुईया बेन पे क्वेश्चन पूछ लेता है, इनका योगदान रहा है। ओके, तो इन्होंने क्या किया? अब स्टोरी हमारी कहाँ थी कि अम्बालाल साराभाई वगैरह जिनकी बहन थी, इनकी एक भूमिका रही, सक्रिय भूमिका इन्होंने दिया। इन्होंने कहा मजदूरों को कि तुम 20% के लिए तैयार मत होना, अपनी जो तुमने एक आंदोलन जो प्रारंभ किया है उसको जारी रखो। और इसी आंदोलन को जारी रखने के लिए प्लस क्या है, अगर मजदूर यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें अब पेमेंट, सैलरी वगैरह तो कुछ मिलेगी नहीं, तब उनका घर का खर्च कैसे चलेगा? तो इससे क्या होगा कि भूख हड़ताल जो है मजदूर करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। मजदूर क्या करेंगे? भूख हड़ताल करने के लिए आरंभ, उनको भूखा रहना पड़ेगा। तो गांधी जी को लगा कि अगर ये लोग भूखा रह करके आंदोलन करते हैं, हो सकता है कि कोई मजदूर हो जो ये नहीं, मतलब एक बोल सकते हैं कि शायद इस आंदोलन से हट जाए और जाकर के 20% पे ही एग्री, कहते हैं ना कि मजबूर होकर के शायद कहीं वो इस आंदोलन से हट जाए और मिल मालिक की बात बन जाए। तो ऐसे करने से अगर एक मजदूर हटता है तो दूसरा भी हट जाएगा। तो गांधी जी ने एक मेंटल सपोर्ट के लिए, बहुत अगर उस शब्द में बोला जाए तो एक उनको भावनात्मक रूप से बोलते हैं ना कि एक सपोर्ट तो था ही, प्लस उनको मेंटल सपोर्ट देने के लिए, इमोशनल सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट आप बोल सकते हैं। इन्होंने क्या किया? गांधी जी ने एक, यहाँ पे हम लिख सकते हैं किस प्रकार से कि गांधी जी ने मजदूरों को एक ये किया था कि समर्थन में लिख सकते हैं यहाँ पर, समर्थन। ओके, समर्थन किस प्रकार से दिया? ताकि अगर मैं खुद यहाँ पे भूख आरंभ कर दूंगा, हड़ताल, भूखा रह करके हड़ताल करूंगा, तो मजदूर क्या होंगे? इससे मोटिवेट होंगे और वो ऑटोमेटिक जो है अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। तो गांधी जी ने इसी वजह से यहाँ पर क्या किया था? इनके समर्थन में ही पहली बार यहाँ पर भूख हड़ताल या अनशन, आप बोल सकते हैं, भूख हड़ताल या अनशन, यही वो कारण था जो गांधी जी क्या किए थे। इसलिए इस आंदोलन को बोला गया कि प्रथम भूख हड़ताल आंदोलन या प्रथम अनशन गांधी जी कहाँ किए हैं? तो अहमदाबाद के मील आंदोलन के दौरान किए थे। रीजन क्या था? अगर बहुत शॉर्टकट अगर इसमें जाए कि स्टोरी की तरह अगर आपको बोला जाए तो केवल ये है कि मजदूर चाहते थे कि प्लेग बोनस को ख़त्म नहीं करना है, प्रथम विश्व युद्ध के, ये जारी रहनी चाहिए, क्योंकि महंगाई की जो स्थिति है प्रथम विश्व युद्ध के बाद भी यथास्थिति बनी हुई है और हमें जो 35% बोनस है हमें ये चाहिए। मिल मालिक 20% देने के लिए एग्री हो गए और उन्होंने साथ ही कहा कि इसको मानना है तो मानो, अदरवाइज फैक्ट्री छोड़ करके जाओ। तो इन लोगों ने कहा कि हम फैक्ट्री छोड़ करके भी नहीं जाना है, हमें क्या करना है? गांधी जी का सपोर्ट मिला तभी इन लोग इतना आगे बढ़ भी पाए। गांधी जी ने समझाया कि नहीं, तुम लोग क्या करो, आंदोलन जो आरंभ किया उसको जारी रखो और सरकार जो है 35% जब तक नहीं मानती है आंदोलन चलता रहेगा। लेकिन गांधी जी को कहीं ना कहीं लगा कि हो सकता है कि आंदोलन बीच में ब्रेक ना कर दें, क्योंकि क्या होगा
अगर आपको आप आंदोलन लगातार आंदोलन कर रहे हैं तो आपको पेमेंट तो मिलेगी नहीं, सैलरी, आपको परिवार कैसे चलेगा, आप खुद भूखे रहने की स्थिति में आ जाएंगे। इसलिए गांधी जी भी इनको सपोर्ट करने के लिए इन्होंने पहले खुद इन्होंने ही भूख हड़ताल आरंभ कर दिया था, ताकि अगर ये भूख हड़ताल कर रहे हैं तो इनके साथ साथ जो दूसरे मजदूर हैं जो आंदोलन कर रहे हैं वो भी क्या करेंगे, भूख हड़ताल में उनको एक सपोर्ट मिलेगा ना कि चलो गांधी जी कर रहे हैं तो हमें भी करना है, क्योंकि ये हमारे लिए कर रहे हैं तो हमें तो अपने लिए करना ही है। तो इसलिए यहाँ पर गांधी जी भूख हड़ताल करते हैं। फाइनली क्या होता है, ये मैटर कहाँ जाता है, फाइनली ये मैटर कहाँ जाता है, मिल मालिक क्या करता है, फाइनली मिल मालिक क्या करता है, समझौता करता है। मिल मालिक क्या करता है, समझौता करता है, समझौता। और समझौता कैसे करता है, ये जो मामला है किसके फाइनली क्या होता है, मिल मालिक जो है समझौता करता है। और समझौता किस रूप में करता है, तो ये जो मामला है किसके पास जाता है, ट्रिब्यूनल के पास जाता है, ट्रिब्यूनल के पास। ओके, ट्रिब्यूनल के पास जाता है। तो मजदूरों फिर ट्रिब्यूनल क्या फैसला लेती है, ये मामला कहाँ जाएगा, समझौता करते हैं और यह मामला जाता है ट्रिब्यूनल के पास। और ट्रिब्यूनल क्या निर्णय देती है, इसका निर्णय किस तरफ रहता है, इसका निर्णय रहता है मजदूरों के पक्ष में, यानी 35% में। मजदूरों के पक्ष में यानी 35% में, 35% में इनको मिल जाता है, इनको बोनस दे दिया जाता है। ओके, चलिए। और एक चीज एक और यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखिएगा, जबकि गांधी जी जब इसके समर्थन में भूख हड़ताल किए थे तभी उन्हीं दिनों के दौरान इन्होंने एक पत्रिका निकाली थी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एक फैक्ट्स है, तो एक फैक्ट को यहाँ पे लिख लें कि भूख हड़ताल के दौरान ही गांधी जी ने एक, इनका बोल सकते हैं कि वो दैनिक समाचार था जो उन्होंने निकाला था, दैनिक समाचार। ओके, दैनिक समाचार। जब वो आंदोलन में थे ना भूख हड़ताल पे, तो दैनिक समाचार कौन सा था, वो बुलेटिन, इसका नाम था बुलेटिन। बस इतना ध्यान रखिएगा ये। ओके, यहाँ पे अब इंपॉर्टेंट क्या क्या है, अब इंपॉर्टेंट यहाँ क्या क्या है वो देख लें। इंपॉर्टेंट है आपका, इंपॉर्टेंट है बुलेटिन, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, 35%। इसके अलावा अनुसुईया बेन का नाम, अंबालाल साराभाई का नाम जो कि गांधी जी के दोस्त थे। अगर बात की जाए हाँ, तो ये दूसरा याद रखिएगा, किसके किसके बीच में ये था, मिल मालिक और मजदूरों के बीच में। मुद्दा क्या था, ब्लैक बोनस को लेकर के। मजदूर किस पर राजी हुए थे, 20% पे। तो ये कुछ यहाँ पे पॉइंट्स है जो आपको एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से याद रखना, जहाँ से सवाल आपके बनते हैं। बाकी ये रही स्टोरी। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी हो, तो आप लोग नेक्स्ट क्लास में मुझसे जरूर पूछ लें, या कमेंट्स जैसे आते रहते हैं स्टूडेंट्स के, तो आप लोग अपने डाउट्स वहाँ पे भी क्लियर कर सकते हैं। एक बार इसको देख लें, अगर कहीं भी कुछ ऐसा लगे कहीं, हाँ दूसरी चीज़, इसको स्क्रीनशॉट ले लें या आप लोग राइट डाउन तो जरूर कर लें। ओके, स्क्रीनशॉट या अच्छा सॉरी, ये तो आपकी रिकॉर्डिंग क्लास जाएगी ना, मुझे ये था कि लाइव जा रही है, क्योंकि लाइव भी क्लास भी जाती है मेरी, तो मुझे ये था। एनीवेज चलिए, तो इसका ये रहा आपका। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ये रहा आपका अंबालाल साराभाई का। ओके, अब हम लोग आते हैं, नेक्स्ट आते हैं खेड़ा सत्याग्रह पे। खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह पे आते हैं। ओके, खेड़ा सत्याग्रह। ये कब हुआ था, मार्च 1918। अहमदाबाद आंदोलन के एक सप्ताह बाद ही आरंभ हो गया था। ओके, खेड़ा सत्याग्रह। इसे बोला गया है, इसे बोला गया है प्रथम असहयोग आंदोलन। पहले तो ये ध्यान रख लें, प्रथम सत्याग्रह चंपारण, प्रथम भूख हड़ताल या अनशन अहमदाबाद, और प्रथम असहयोग बोला गया है खेड़ा को, प्रथम असहयोग। ये ध्यान रखना है। प्रथम असहयोग बोला गया है। ओके, स्टोरी क्या थी, स्टोरी क्या थी, खेड़ा कहाँ पर है, यह गुजरात में है।
खेड़ा कहाँ है? गुजरात में। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ गुजरात का खेड़ा। ओके, गुजरात का खेड़ा। स्टोरी क्या रही? यहाँ पर अकाल पड़ा। स्टोरी क्या थी? बहुत ही बड़ा अकाल, जिसे हम बोल सकते हैं भीषण दुर्भिक्ष। ओके, अगर ऐसे हम लोग शब्द यूज करते हैं तो क्या बोलते हैं? भीषण दुर्भिक्ष। यानी ये बहुत बृहत लेवल पे अकाल था, दुर्भिक्ष। ओके, अकाल पड़ेगा तो क्या होगा? फसल पूरी बर्बाद। जब अकाल पड़ेगा, दुर्भिक्ष होगी तो क्या होगा? फसल तो होगा ही नहीं, फसल पूरी बर्बाद, कुछ भी नहीं होगा वहां पर अकाल पड़ने से। लेकिन इतनी भयावह स्थिति के बावजूद भी सरकार को क्या चाहिए? किसानों से लगान चाहिए। लगान दो भाई, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें तो लगान चाहिए। किसान कहाँ से देंगे? जब उत्पादन होता है तो आज के वर्तमान में किसानों की स्थिति है कि वो सही प्रकार से नहीं दे पाते हैं। वर्तमान की स्थिति जब इतनी खराब है तो सोचिए कि उस समय तो और भी टेक्नोलॉजी नहीं थी, स्थिति क्या रही होगी। लेकिन ब्रिटिश सरकार को क्या चाहिए? उनको अपना टैक्स, लगान वगैरह सब कुछ चाहिए। तो इस भीषण दुर्भिक्ष में स्टोरी यही रही कि फसल जो थी पूरी बर्बाद। और इस बर्बादी के बाद भी सरकार को क्या चाहिए? किसानों से मालगुजारी। ओके, मालगुजारी। किसान कहां से दे पाएंगे? किसान ये चीज वो कहां से दे पाएंगे? जबकि इसी समय में जब ये सारी सिचुएशन थी तो एक बोला जाता है कि एक राजस्व संहिता यानी रेवेन्यू कोड भी सरकार के द्वारा लागू किया गया था कि अगर उत्पादन आपका नहीं होता है या उत्पादन खराब हो जाता है, चलिए मैं नेक्स्ट यहाँ पे लिख देती हूँ कि क्या था वो। ठीक है, एक राजस्व संहिता, ये सरकार के ब्रिटिश गवर्नमेंट का था, ये राजस्व संहिता या रेवेन्यू कोड संहिता। क्या थी आखिर? ये था क्या? तो अगर सपोज कि फसल उत्पादन, जो फसल का उत्पादन हो रहा है, फसल उत्पादन हुआ है और उत्पादन अगर कुल उत्पादन का कितना, जो टोटल प्रोडक्शन का कुल उत्पादन का 1/4, ठीक है, अगर 1/4 से कम हो, कुल उत्पादन का 1/4 से कम, तो आपका राजस्व क्या हो जाएगा? आपकी जो राजस्व जो है पूरी तरीके से माफ हो जाएगी। राजस्व क्या होगा? या लिख सकते हैं कि पूरी राजस्व या टोटल राजस्व जो है, पूरी राजस्व, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल राजस्व जो है वो माफ हो जाती है, वो माफ हो जाती है। ठीक है, किंतु सरकार ने क्या किया? इसे भी नहीं माना। सरकार ने कौन? यानी जो आपके बोलते हैं ना कि उस क्षेत्र में थे, जो खेड़ा में थे, वो नहीं माने। ब्रिटिश गवर्नमेंट का तो था ही, वहां से ऊपर से तो रूल था ही, उनका ये आदेश था। लेकिन ये लोग जो लोकल में, जो वहां पे अभी अपना चला रहे थे, पूरी सरकार चला रहे थे, लोकल में जो गवर्नमेंट थी, वो वहां पे नहीं मानी इस चीज को कि नहीं चलो तो ऊपर की बात है, यहाँ हम लोग ले लेंगे टैक्स, तो किसको पता चलेगा कौन सा ब्रिटेन में ये बात पहुंचने वाली है ना। इनसे किसान से ले लेंगे, आपस में हम लोग मिल बांट के रख लेंगे। तो ये क्या कि जो लोकल गवर्नमेंट थे, यानी किंतु सरकार ने क्या किया? राजस्व माफ नहीं किया। खेड़ा के जो खेड़ा में थी वो लोगों ने, ठीक है, किंतु सरकार ने क्या किया? राजस्व जो है वो माफ नहीं किया। राजस्व माफ नहीं किया, नहीं किया, सरकार ने राजस्व को माफ नहीं किया। अब जब राजस्व माफ नहीं हुई तो क्या होगा? देना पड़ेगा, है ना, देना पड़ेगा। अब यहीं पर गांधी जी की एंट्री हो जाती है। गांधी जी आते हैं, किसानों को एक लाइन में टैक्स मत देना, कर अदा मत करना, और ये जो सरकार की दमनकारी की जो नीति चल रही है इसके खिलाफ खड़े हो जाओ। गांधी जी यहीं पर आते हैं और क्या बोलते हैं किसानों को? गांधी जी क्या बोलते हैं? कर न अदा। किसकी सलाह देते हैं? कर न अदा। ओके, कर अदा नहीं करना, और सरकार के दमनकारी जो कानून है उसके खिलाफ भी संघर्ष
करना है। इसके बाद और यहाँ पर ये जब सब कुछ चल रहा था तो यहाँ पे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि कुछ युवा अधिवक्ता थे, जैसे आपके वल्लभ भाई पटेल हो गए, इंदुलाल याग्निक हो गए, ये लोग गांधी जी के साथ थे। ठीक है, कह सकते हैं यहाँ पर कि खेड़ा जिला के अधिवक्ता लिख लें, ज़्यादा आसान होगा समझना। खेड़ा जिला के युवा अधिवक्ता यानी एडवोकेट, अधिवक्ता यानी एडवोकेट थे, जैसे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक, इंदुलाल याग्निक, ओके, इंदुलाल याग्निक, ये सब क्या किए, इंदुलाल याग्निक ओके, ये लोग क्या किए कि खेड़ा में जिस तरह से चंपारण में क्या हुआ था कि वहाँ पर भी राजेंद्र प्रसाद वगैरह बुलाए हुए थे, है ना, अनुग्रह नारायण सिंह, राजेंद्र प्रसाद, इन सबों का रोल था, गांधी जी के साथ पूरा भ्रमण कर रहे थे। उसी प्रकार से अब गांधी जी को भी तो खेड़ा में कोई सपोर्ट करेंगे ना, कि वहाँ पे इनके साथ कौन खड़ा होगा, तो ये लोग गांधी जी के साथ थे। पूरे खेड़ा आंदोलन के दौरान ये लोग गांधी जी के साथ भ्रमण कर रहे थे, चक्कर लगा रहे थे, दौरा कर रहे थे खेड़ा का। ठीक है, खेड़ा के लोग दौरा कर रहे थे। होता क्या है फिर, नेक्स्ट क्या होता है कि गांधी जी क्या किए, किसानों को बोले कि एक तो कर अदा नहीं करना है, उसके बावजूद उनको लगा कि ऐसा ना हो कि कोई किसान टैक्स दे दे। उन्होंने शपथ दिला दी किसानों को कि देखो तुम्हें जो टैक्स है वो अदा नहीं करना है। इन्होंने क्या किया, शपथ दिलाया। ठीक है, शपथ दिला दिया। फाइनली क्या हो गई, शपथ दिलाया था, एक स्टोरी है ये, इसको लिखना नहीं है, स्टोरी है। फाइनली क्या हो गया, सरकार को जहां जहां गांधी जी जाएगी सरकार को झुकना पड़ ही जाएगा, है ना। तो अब होता क्या है कि सरकार जो है यहाँ पर एक तो शपथ दिलाई, किसानों को शपथ दिलाई और बोले कि तुमको नहीं देना है। साथ ही साथ ये भी था गांधी जी का कि देखो जो लोग देने में सक्षम है, क्योंकि जो गरीब है वो तो नहीं दे पाएंगे, जो अमीर हैं यानी जो किसान देने में सक्षम है वो दे सकते हैं टैक्स, लेकिन जो गरीब किसान है वो नहीं देंगे, ऐसा शपथ गांधी जी ने दिलाया। तब सरकार ने क्या किया, चुपचाप से यानी गुप्त निर्देश दिया। क्या दिया था फाइनली सरकार ने, क्या किया, या मैं यहाँ पे लिख दूं, आप लोगों को ये याद तो रहेगा ना, इतना ध्यान रखिएगा कि गांधी जी ने यहाँ पर किसानों को शपथ दिलाया था कर नहीं देने के लिए। ठीक है, कि इनका लगान को माफ कर दो, इनके मतलब गांधी जी ने कहा कि लगान को माफ कर दो, जो दे सकते हैं वो उनसे ले लो, और जो गरीब किसान है वो तो नहीं दे पाएंगे, उनके लगान को माफ करो, और जो देने के सक्षम है वो दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया गया, फाइनली सरकार ने क्या किया, अपने अधिकारियों को, सरकार ने क्या किया, अधिकारियों को गुप्त रूप से निर्देश दिया, यानी चुपचाप से गुप्त निर्देश दिया। गुप्त निर्देश क्या दिया, गुप्त निर्देश क्या दिया, लगान उन्हीं से वसूला जाए जो लगान दे सकते हैं, लगान किससे, उन्हीं से वसूला जाए, उन्हीं या लगान उन्हीं किसानों से वसूला जाए जो लगान दे सकते हैं। दे सकते हैं। ठीक है, गांधी जी भी यही चाहते थे कि भाई इतना मतलब अकाल वगैरह पड़ा हुआ, इस तरह से स्थिति बनी हुई है, गरीब किसान कहाँ से देंगे, जो खुद दूसरे के खेतों में कर रहे हैं या बटदारी की खेती करो, कहाँ से दे पाएंगे, लेकिन जो देने की कंडीशन में उनसे आप ले लो। तो गांधी जी का उद्देश्य तो यही था, सरकार ने भी यही दिया। फाइनली क्या हो गया, फाइनली गांधी जी का उद्देश्य पूरा हो गया। उद्देश्य जो है पूरा हो गया।
ओके, और आंदोलन भी समाप्त हो गया, और आंदोलन समाप्त हो गया। अब सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर इसे असहयोग आंदोलन क्यों कहा गया। पूरी इस स्टोरी में क्या ये समझ में आया कि खेड़ा को क्यों बोला गया होगा? क्योंकि गांधी जी ने किसानों को क्या बोला? लगान तुमको नहीं देना है, टैक्स नहीं देना है, शपथ दिला दी थी। यानी हम सरकार के साथ नहीं हैं, उसके साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसे बोला गया प्रथम असहयोग आंदोलन। क्लियर? अब दूसरी चीज है, ये पूरी स्टोरी को आप लोग एक बार देख लीजिएगा। हाँ, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जहां से क्वेश्चन बनते हैं, जो पॉइंट बनता है वो देख लीजिए। यहाँ पर गुप्त निर्देश वसूला जाए, ये इसको ध्यान रखिएगा, इस वाले सेंटेंस को, ये एग्जाम में पूछ लेता है। दूसरी चीज और क्या ध्यान रखना है यहाँ पर, राजस्व संहिता को एक बार देखिएगा। ठीक है, राजस्व संहिता क्या है, राजस्व संहिता क्या था। हाँ, और ये दो पॉइंट को ध्यान रखना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को और इंदुलाल यागी को पूछ लेता है कि खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी के सहयोग में कौन थे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इस कि यहाँ पर यह आंदोलन मतलब पहले खेड़ा आंदोलन हुआ है या पहले अहमदाबाद हुआ है। तो पहले अहमदाबाद हुआ है, बाद में खेड़ा हुआ है, ये याद रखिएगा, मार्च 1980 में। ओके, कहाँ से हुआ था और क्या था रीजन? तो ये था भीषण दुर्भिक्ष था, फसल पूरी बर्बाद, सरकार ने मालगुजारी फिर भी मांगा था। सरकार ने क्या बोला था? मालगुजारी हमें चाहिए। चलिए, ये तो ये रही आपकी पूरी स्टोरी इसके पीछे। इससे रिलेटेड अगर कोई कहीं पे डाउट हो तो आप लोग मुझे ज़रूर पूछिएगा। क्लास के बारे में एक फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्लास के बारे में एक फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। कहीं कोई डाउट है, कोई सुझाव है तो वो भी ज़रूर एक बार पूछ लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस इवनिंग।